हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है करंट अफेयर्स वीडियो में। तो ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के अंतिम संस्कार में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया? वहां पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री, इनमें से किसने? किस पड़ोसी देश के चीफ जस्टिस को वहाँ की सरकार ने नज़रबंद कर लिया, यानी हाउस अरेस्ट कर लिया? आखिर क्यों? वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ है, उसमें कितने भारतीयों ने मेडल जीते और अब तक 4 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बन गए हैं? भारत की पहली फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? लॉजिस्टिक के क्षेत्र में एक नया कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नीति को लॉन्च किया, किस पॉलिसी को? भारत के 76th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? नामीबिया से 8 चीते लाए गए हैं, उनके बारे में बात होगी। रोजर फेडरर ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी, तो उन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं और कितने ओलंपिक मेडल भी? काकाडू सैन्य अभ्यास चल रहा है, तो कहाँ पर, जिसमें भारतीय नौसेना ने हिस्सा लिया है? इसके अलावा भी कई और क्वेश्चन हैं, तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना देर के हुए। और पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ सेकंड के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में भारत के लोगों की ओर से किसने पार्टिसिपेट किया, किसने हिस्सा लिया? आंसर होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ओके, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। तो क्वीन एलिजाबेथ, उनका निधन हो गया था 8 सितंबर को और अंतिम संस्कार हुआ 19 सितंबर को। ओके, तो उसी के दौरान भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहाँ पर पहुँची 3 दिवसीय यात्रा पर। आप ये देख रहे हैं, वीडियो भी उसी दौरान का है। ये है लैंकेस्टर हाउस का, वहाँ पर श्रद्धांजलि दे रही हैं भारत के राष्ट्रपति ब्रिटेन की क्वीन को। ओके, और इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने बकिंघम पैलेस में ब्रिटेन के नए किंग चार्ल्स तृतीय से मुलाकात भी की। और आपको बताऊं कि अंतिम संस्कार समारोह में दुनिया भर से 500 नेता लंदन पहुंचे, उनमें भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन भी मौजूद थे। और अंतिम संस्कार कहाँ पर हुआ? विंसडर कैसल में हुआ, जो कि लंदन में ही है। ओके, और उनको उनके पति प्रिंस फिलिप के बगल में ही दफनाया गया। ठीक है, तो एलिजाबेथ सेकंड एक, समझ लिए, एक युग का ही समाप्ति हुई है। 70 साल तक ये क्वीन रही हैं। ओके, कब बनी थी ये क्वीन? तो इनके पिता किंग जॉर्ज की मौत हुई थी 6 फरवरी 1952 को। तो उसी समय इन्होंने सत्ता संभाली थी। उस वक्त एज इनकी थी, उम्र 25 ईयर, और उस समय से अभी 70 साल तक उन्होंने शासन किया था। 8 सितंबर को डेथ हुई। और ये एलिजाबेथ सेकंड ब्रिटेन ही नहीं, 14 अन्य आज़ाद देशों की भी महारानी थी। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात। ठीक है, और ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़रूरी था। अच्छा, ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर कौन है? लीज ट्रस। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस पड़ोसी देश के चीफ जस्टिस चोलेंद्र शमशेर राणा को वहाँ की सरकार ने 19 सितंबर को नज़रबंद कर लिया, यानी हाउस अरेस्ट कर लिया? आंसर होगा नेपाल। और न्यूज़ आप देख रहे हैं, नेपाल के चीफ जस्टिस, उन्होंने ये कहा है, चोलेंद्र शमशेर राणा ने, कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन सरकार ने ऐसा होने नहीं दिया। पुलिस ने कोर्ट जाने से रोक दिया, नज़रबंद कर लिया गया, यानी हाउस अरेस्ट कर लिया गया, यानी घर से निकलने की अनुमति नहीं। और घर के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा है, सिक्योरिटी हटा लिया गया। आखिर क्या मामला है, ऐसा क्यों किया गया है? पड़ोसी देश में, पड़ोसी देश का मामला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, दरअसल हुआ ये फरवरी की बात है। 13 फरवरी को इसी साल नेपाली संसद में 98 सांसदों ने चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव वो लेकर आए थे। 98 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो सब। और ये सांसद नेपाली कांग्रेस, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी और सीपीएन यानी यूनिफाइड सोशलिस्ट, उनके सांसद थे। और इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। भ्रष्टाचार का क्या आरोप लगा था? कि इन्होंने पिछली सरकार जो थी, केपी शर्मा ओली जो थे प्राइम मिनिस्टर, उस समय सरकार में हिस्सेदारी करने के लिए सौदेबाजी की, और कई सारे आरोप थे, 21 आरोप थे। इसके बाद संसद ने फरवरी 2022 में ही इनको सस्पेंड कर दिया। तो ये है चीफ जस्टिस
तब होना ये था कि संसद में वो महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाना था, लेकिन वो पारित नहीं हो पाया और आखिरी जो संसद सत्र है वो 17 सितंबर को समाप्त हो गया पूरा सत्र ही। और अब 20 नवंबर को चुनाव है, तो चूँकि संसद सत्र खत्म हो गया तो चीफ जस्टिस ने ये कहा कि हमारे खिलाफ जो मामला लाया गया था, जो महाभियोग लाया गया था, अब वो स्वतः ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मैं अब सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और वहाँ चीफ जस्टिस के हैसियत से काम करूंगा। तो जैसे ही इन्होंने ये लेटर गवर्नमेंट को दिया, उसी के बाद इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। ओके, और जो आरोप है कि के पी शर्मा ओली जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे, उनका साथ दिया था इन्होंने सत्ता बरकरार रहे उसके लिए, तो उन्होंने कहा है कि संसद का जो महाभियोग प्रस्ताव है वो पारित नहीं हो पाया और संसद का सत्र खत्म हो गया है, तो इसलिए इनको काम पर लौटने की अनुमति होनी चाहिए। तो ये एक चल रहा है टेंशन। हमारा पड़ोसी देश नेपाल है, वहाँ पर नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और राजधानी है काठमांडू। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अब तक का टोटल करंट अफेयर्स का पीडीएफ अवेलेबल है आपके तमाम एग्जामिनेशंस के लिए। और ये हमारे जो करंट अफेयर्स वो पॉपुलर है क्योंकि क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में अक्सर टकराते हैं। तो ये पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं 1 ईयर के मेंबरशिप के जरिए। और 1 ईयर का मेंबरशिप मात्र अभी 150 रुपये में मिल रहा है। छूट है, अभी भारी छूट चल रही है कुछ ही दिनों के लिए। ओके, और इसके थ्रू आप पीडीएफ तो प्राप्त करते ही हैं मेंबरशिप के थ्रू, इसके अलावा मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ में हिस्सा लेने का मौका मिलता है। तमाम कई तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है और 40% बुक्स पे डिस्काउंट भी मिलता है। तो 1 ईयर का मेंबरशिप प्लान है, आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। और हाँ, पीडीएफ कई तरह के मिलते हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। और वो भी 2 तरह के पीडीएफ होते हैं, 1 लाइनर और एमसीक्यू विद नोट्स। इस तरह के पीडीएफ होते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही काम आएंगे, देखना जरूर डिस्क्रिप्शन में। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने मेडल जीते टोटल? आंसर होगा 2 मेडल जीते हैं ये वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। इसमें 2 मेडल और वो भी दोनों ब्रॉन्ज मेडल ही जीत पाए हैं। और ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो 10 से 18 सितंबर तक बेलग्रेड यानी सर्बिया में हुआ है। सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। ओके, तो किस किस ने मेडल जीता? तो बजरंग पुनिया, उन्होंने मेंस 65 किलोग्राम और विनेश फोगाट वुमेन्स 53 किलोग्राम भार वर्ग में वेट कैटेगरी में इन्होंने जीता है। और ये वेट कैटेगरी जो है ना वो इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि अक्सर एग्जामिनेशन में ही वेट कैटेगरी से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेट कैटेगरी के क्या मतलब हुआ कि उस वजन, मतलब उस खिलाड़ी का इतना वजन है और इतने ही वजन के बाकी खिलाड़ियों के साथ इनकी जो रेसलिंग का जो टूर्नामेंट है वो चैंपियनशिप वो हुआ है। चलिए इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 4 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बन गए अब तक के वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में? आंसर होगा बजरंग पुनिया। ओके, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं कि 4 मेडल उन्होंने जीत लिया है और ऐसे पहले यानी फर्स्ट इंडियन वो हो गए हैं। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। ओके, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बजरंग पुनिया का। तो ये आयोजन कहाँ पर हुआ था अभी लास्ट में? तो सर्बिया में, बेलग्रेड में, सर्बिया की राजधानी। तो वहीं पर चौथा मेडल इन्होंने जीता है और वो था ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। और 4 मेडल जीतने वाले एक ही चैंपियनशिप में यानी वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में ये मेडल जीतने वाले 4 वो पहले भारतीय हो गए हैं। चौथा मेडल उन्होंने जीता उसी के साथ। इससे पहले उन्होंने कौन कौन से मेडल जीते थे? तो 2013 में उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, 2018 में सिल्वर, 2019 में और अब 2022 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। तो ध्यान रखना आप, 2013 में ब्रॉन्ज, 2018 में सिल्वर, 2019 में ब्रॉन्ज और 2022 में ब्रॉन्ज। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं और इससे रिलेटेड है। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बन गई अब तक के ये चैंपियनशिप में? आंसर होगा विनेश फोगाट। ओके, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, ये रहा, ठीक है। तो ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीत लिया है और 2 मेडल जीतने वाली पहली
भारतीय महिला रेसलर बन गई है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन हो रहा है, महिला रेसलर के बारे में बात हो रही है। और ये वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुआ है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित हुआ है। और इससे पहले इन्होंने कहाँ पर मेडल जीता था, तो 2019 में वो ब्रॉन्ज मेडल ही जीता था इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। किस राज्य की विधानसभा ने देश की पहली फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए विधेयक पारित किया है? या इस क्वेश्चन को इस ढंग से भी कह सकते हैं कि भारत की पहली फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी यानी वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित की जाएगी? आंसर होगा तेलंगाना। ओके, तो भारत में अपने तरह की पहली ये फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी होने जा रही है और न्यूज़ भी ये रहा। ओके, फर्स्ट इन इंडिया और थर्ड इन वर्ल्ड। ये ध्यान रखने की बात है कि यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री ये भारत का पहला होने जा रहा है और दुनिया का ये तीसरा होने जा रहा है। आमतौर पर देखिए फॉरेस्ट्री जो है ना वन से रिलेटेड या वानिकी से रिलेटेड जो पढ़ाई है वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में होती है, लेकिन स्पेसिफिक एक फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी ही बना दिया जाए, ऐसा ये पहली बार होने जा रहा है। और ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित होगी? तेलंगाना में। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में इसको स्थापित किया जाएगा। तेलंगाना सरकार ने ये फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी को स्थापित करने के लिए एक अधिनियम को भी मंजूरी दी है वहाँ की विधानसभा ने। और हुआ ये है कि हैदराबाद में जो मौजूद है फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट FCRI, तो उसी को अपग्रेड किया जाएगा और उसको यूनिवर्सिटी के रूप में विस्तारित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ये भारत की पहली फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी है और दुनिया की तीसरी ये फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी होगी, जैसा द हिंदू ने ये लिखा है। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे दुनिया में कहाँ कहाँ पर फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी, तो रूस और चीन के पास है फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी, और अब तीसरी इंडिया में होगी, वो तेलंगाना में होगी। ठीक है, तो क्या क्या कोर्सेज होंगे इस फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी में? तो अर्बन फॉरेस्ट्री यानी वनीकरण कैसे किया जाए, नर्सरी मैनेजमेंट, एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब खेती के साथ साथ फॉरेस्ट्री कैसे हो, ट्राइबल लाइवलीहुड इन्हेंसमेंट मतलब जो आदिवासी हैं उनका जीवन जो है वो जंगल में और बेहतर तरीके से कैसे वो बीते, तो उसके बारे में पढ़ाई होगी। फॉरेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जंगल से रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा क्या हो सकता है, तो उस पर कोर्सेज होंगे। क्लाइमेट स्मार्ट फॉरेस्ट्री एंड फॉरेस्ट पार्क्स मैनेजमेंट इन PhD डिप्लोमा वगैरह वगैरह बहुत सारे कोर्स होंगे। 18 तरह के कोर्स चलाए जाने की योजना है। तो तेलंगाना मैप में यहाँ पर रहा। ओके, ये लैंड लॉक्ड ये स्टेट है। लैंड लॉक्ड मतलब कि चारों तरफ से ज़मीन से घिरा है, उसका समुद्र से वास्ता नहीं है। ओके, तो उसकी राजधानी है हैदराबाद, वहीं पर स्थापित हो रहा है ये फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी। वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव, और गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, और ये भी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबा देना और प्लीज़ शेयर कर दीजिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो देखते तो ज़रूर हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन होगा अगला, लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की बेहतरी के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस नीति यानी पॉलिसी को लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी यानी NLP, और हिंदी में क्या कहेंगे इसे? तो राष्ट्रीय रसद नीति कहेंगे। ठीक है, लॉजिस्टिक का क्या मतलब हुआ? सामान यानी ट्रांसपोर्टेशन, ढुलाई, डिलीवरी, ये सब का जो काम है वो लॉजिस्टिक कहेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी यानी NLP को लॉन्च किया है, और नीति का यही उद्देश्य, ये फोटोग्राफ देख रहे हैं आप जब लॉन्चिंग की तस्वीर है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं यहाँ, और बाकी मंत्री जिनसे लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है वो सारे मंत्री ये मौजूद देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इस पॉलिसी का लक्ष्य क्या है? तो लॉजिस्टिक के क्षेत्र में जो दो बड़ी समस्या आती है कि हाई कॉस्ट और इनएफिशिएंसी, तो उसका समाधान करना।
कॉस्ट को कम करना लॉजिस्टिक है, और इसके अलावा भारत के जो लॉजिस्टिक इकोसिस्टम है उसको बेहतर करना। ठीक है, तो ये सब मकसद है। तो NLP जो है वो यानी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, ये PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है, उसमें काफ़ी सपोर्ट करेगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। दरअसल अभी क्या है कि बिजनेस जो हो रहा है उसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो 13 से 14% तक हो जाता है। मतलब प्रोडक्ट का लॉजिस्टिक कॉस्ट सामान को पहुंचाने, लाने या फिर उस सामान को बनाने में ही 13 से 14% का कॉस्ट हो जाता है। तो इसको सिंगल डिजिट में करने की योजना है, लक्ष्य है इसका। सिंगल डिजिट का मतलब हुआ कि 9% या उससे कम तक लाने का लक्ष्य है कि खर्च कम हो। क्यों लाई गई है ये पॉलिसी? देखिए, ये महसूस की गई क्योंकि भारत में जो लॉजिस्टिक खर्च है, सामान की आवाजाही का जो खर्च है, वो दूसरे देशों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें कि टाटा एक ट्रक बना रहा है, ओके, तो ट्रक का जो गियर बॉक्स है वो आगरा में बनता है, उसका पहिया पता चलेगा चेन्नई में बन रहा है, उसका जो इंजन है वो गुजरात में बन रहा है, और वो सारा असेंबल प्लांट वो कहीं और है, मान लो चेन्नई में है। ओके, तो इस तरीके से अलग अलग जगहों से जब सामान पहुंच रहा है तो लॉजिस्टिक में एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, और दूसरी बात कि खर्च भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो ऐसे में ये होता है कि सामान महंगा हो जाता है, और जो उद्योग चला रहा है, जो बिजनेसमैन है, उसको लॉजिस्टिक का लागत ही 13 से 14% हो जाता है टोटल कॉस्ट का। तो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो उसी को लेकर ये NLP यानी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी ये लॉन्च की गई है। ओके, 4 प्रमुख इसमें फीचर्स हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम, मतलब देश भर में डिजिटल सिस्टम को कनेक्ट किया जाए। यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म एक बनाया जाए जिसमें एक ही जगह प्लेटफॉर्म हो और उससे इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान भी हो सके लॉजिस्टिक को लेकर। ओके, अलग अलग जगह पर बेस हो जहाँ से लॉजिस्टिक अच्छी तरीके से हो सके। ईज ऑफ लॉजिस्टिक सर्विस पोर्टल बनाया जाए और सिस्टम इम्प्रूवमेंट ग्रुप्स बनाए जाए। ये सब करने की ये योजना है, और यही कहा गया है कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, मॉडर्न वेयर हाउसिंग बनाई जाए, डिजिटलाइजेशन हो जाए, रेगुलेशन हो जाए, ट्रांसिंग हो जाए, ट्रैकिंग हो सामानों की, ट्रक जा रहा है तो उसके हो। और इसमें केवल रोड से या ट्रक का ही मामला नहीं है, इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं। इसमें एयर फैसिलिटी का भी मामला है, रोड पर जो ट्रक हैं उसका भी मामला है, और क्या मामला है, शिपिंग से भी रिलेटेड मामला, शिप से अगर सामान की लॉजिस्टिक हो रही है उसका मामला है, और रेल से रिलेटेड कनेक्टिविटी का मामला है। तो इन सब को एक बेहतर ढंग से किया जाएगा। उसमें ख़ास तौर पे कोयला, इस्पात, उर्वरक, खाद्यान्न, सीमेंट, पोर्ट कनेक्टिविटी, इन सब चीज़ों पर और उसके जो लॉजिस्टिक प्लान है उसको और बेहतर किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब पूरा प्लान है। इससे फ़ायदा भी होगा, जैसे माइक्रो, स्मॉल और मीडियम स्केल की इंडस्ट्री है, उन सबको इससे फ़ायदा होने की उम्मीद है। मुझे लगता है इस मुद्दे पर आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के 76 चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आंसर होगा प्रणव आनंद। ठीक है, वो 76 ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, और न्यूज़ भी आप देख रहे हैं 76, और ये रहा उनका फोटोग्राफ। तो रोमानिया के ममिया एक जगह है रोमानिया में, तो वहाँ पर वर्ल्ड यूथ चेस चैम्पियनशिप चल रहा है। तो उसी में इन्होंने एक खास स्कोर प्राप्त कर लिया। उसके बाद इनको ग्रैंड मास्टर का दर्जा मिल गया। 2500 येलो मार्क्स होते हैं, वो मिल जाने के बाद ग्रैंड मास्टर हो जाते हैं, तो वो इनको मिल गया और ये बन गए हैं। तो प्रणव आनंद वो 15 साल के हैं, बेंगलुरु के रहने वाले हैं। ओके, अच्छा, ग्रैंड मास्टर बनते कैसे हैं? जैसे मैंने बताया कि उसको जो खिलाड़ी है उसे ग्रैंड मास्टर के नॉर्म्स को हासिल करना पड़ता है। 3 तरह के नॉर्म्स होते हैं, और उसमें 2500 येलो पॉइंट्स भी उसको प्राप्त करना पड़ता है, रेटिंग प्राप्त करनी पड़ती है। उसके बाद उसे ग्रैंड मास्टर का दर्जा मिलता है। तो अब तक के पिछले कुछ ग्रैंड मास्टर की लिस्ट मैं आपको बता दूं। ये है प्रणव आनंद 76 है, 75 है प्रणव वी, ये तमिलनाडु से है, 74 है राहुल श्रीवास्तव तेलंगाना से,
73rd है भरत सुब्रमण्यम, ये तमिलनाडु से हैं ये भी। 72nd है मित्रभा गुहा, ओके, ये 2021 में, बाकी को 2022 में मिला है। ठीक है, आप ये देख रहे हैं। पिछले कुछ ध्यान में रख लेना जरूरी होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 15 सितंबर को मनाया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा घोषित है ये, 1968 में भी घोषित कर दिया गया था। डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया, तो उनकी जन्म तिथि होती है 15 सितंबर को, तो उसी दिन को अभियंता दिवस घोषित किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। नामीबिया से सितंबर 2022 में लाए गए 8 चीतों को किस पार्क में रखा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबको पता होगा मुझे लगता है। आंसर है कुनो नेशनल पार्क। ठीक है, ये पार्क मध्य प्रदेश में है। ओके, तो नामीबिया कहाँ पर है एक बार दिखा दूँ मैप के थ्रू। तो प्यारा भारत रहा ये, और ये अफ्रीकी देश है नामीबिया, और यहाँ पर स्थित है ये वाला। ठीक है, तो इससे और साउथ अफ्रीका से भी बाद में एग्रीमेंट हुआ था कि चीते दिए जाएं। तो अभी फ़िलहाल नामीबिया से इंडिया ये चीते आ चुके हैं, मध्य प्रदेश में आ चुके हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने 72nd यानी 72वें जन्मदिन पर इन चीतों को रिलीज़ किया, छोड़ा कहाँ पर? कुनो नेशनल पार्क में। ठीक है, तो ये वीडियो भी रहा जो आप देख रहे हैं। तो इसमें 5 फीमेल चीते हैं और 3 मेल चीते हैं। और भारत में 70 साल बाद चीता जो है वो आया है, क्योंकि आखिरी बार ये छत्तीसगढ़ में मारा गया था चीता, जो भारत में चीता था, भारतीय चीता था, वो 1947 में मारा गया था। और इसके बाद 1952 में इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया था, 1952 में। उसके बाद भारत से गायब भी था चीता। और चीता के बारे में अगर बात करेंगे तो वो सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर है। रफ्तार है 70 मील पर आवर, मतलब 112 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो भारत ने जुलाई 2022 में नामीबिया के साथ एग्रीमेंट किया था, MOU साइन किया था चीते इंडिया में लाने के लिए। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, तो उन्होंने नामीबियाई जो उप प्रधानमंत्री थे नामीबिया के, तो उन्हीं के साथ एग्रीमेंट किया था। और प्रोजेक्ट चीता चल रहा है भारत में। वो उद्देश्य यही है कि चीता को इंडिया में बसाया जाए। और इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार प्रोजेक्ट चीता जो है ना वो 2008-9 में ही तैयार किया गया था, 2008-9 में। और उस वक्त तो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उनके नेतृत्व वाली जो UPA सरकार थी उसने पास किया था। और चीतों को लाने का भी प्रस्ताव हो गया था, लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने चीतों को विदेश से यहाँ लाने पर रोक लगा दी थी। और इसके बाद फिर कई सालों तक रुका रहा। और अब 2022 में चीता आ सका। क्यों? क्योंकि 2020 में, अभी 2 साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी कई साल बाद कि ठीक है इंडिया में चीते लाए जा सकते हैं। तो अभी 2022 में ये चीतों को लाए जाने का कार्यक्रम शुरू हुआ है। और आपको बताऊं कि चीते लाए गए हैं और आने वाले वक्त में 50 चीते लाए जाने की योजना है भारत में। ठीक है, और भारत में चीते बहुत थे, जैसा मैंने बताया कि विलुप्त हो गए। तो विलुप्त होने के क्या कारण थे? 2 कारण थे विशेष तौर पर, कि जानवरों के शिकार के लिए चीतों को पालतू बनाया गया था। इस तरीके से पालतू बनाकर चीतों को रखा जाता था। और दूसरी बात यह है कि कैद में रहने पर चीता प्रजनन नहीं करते हैं, ऐसा माना जाता है। तो इस वजह से धीरे धीरे इसकी संख्या कम होती गई और शिकार भी होता चला गया इनका। और अपनी तेज़ गति और बाघ और शेर की तुलना में कम हिंसक होने की वजह से इनको पालना आसान था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो आज़ादी से पहले जो राजा थे, जमींदार थे, वो सब इसका प्रयोग करते थे, जो शिकार के लिए करते थे और अपने धौंस जमाने के लिए भी करते थे कि हमारे पास ढेर सारे चीते हैं, हम चीते पाल के रखते हैं, बड़ी बिल्ली को पाल के रखते हैं। ठीक है, तो वो धीरे धीरे नतीजा हुआ कि ख़त्म हो गया। तो अब जो कुनो नेशनल पार्क है वहाँ पर लाया गया है। तो मध्य प्रदेश की बात हो रही है। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल मंगू भाई पटेल। राजधानी भोपाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। काकाडो
सैन्य अभ्यास 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ जिसमें भारतीय नौसेना ने हिस्सा लिया, इंडियन नेवी ने? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इंडिया की ओर से ऑस्ट्रेलिया में किन किन जहाज़ों ने हिस्सा लिया? तो युद्धपोत है INS सतपुड़ा और एक गश्ती विमान P-8I समुद्री गश्ती विमान है, तो उन दोनों ने इसमें हिस्सा लिया है और इसमें 14 देशों की नौसेना यानी नेवी वो शामिल हो रही है। तो एक बहुत बड़ा नौसैन्य अभ्यास है। ठीक है, यहाँ बात कर लें इंडियन नेवी की भी, उसके चीफ कौन है? एडमिरल R हरिकुमार। अगला क्वेश्चन लेते हैं। रोजर फेडरर ने सितंबर 2022 में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी, तो उन्होंने सर्वाधिक कितने ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं अभी तक? आंसर होगा 20। ओके, टोटल 20 ग्रैंड स्लैम उन्होंने जीते हुए हैं। 41 ईयर के हैं, स्विट्जरलैंड से हैं और 15 सितंबर को उन्होंने कहा कि हम अब संन्यास लेने की घोषणा करते हैं। हालांकि वो जो आने वाला जो लेवर कप है उसके बाद ही वो संन्यास को शुरू करेंगे, जो कि 25 सितंबर को ख़त्म होने वाला है। तो अभी लेबर कब तक वो संन्यास नहीं लिया उन्होंने और 25 के बाद वो संन्यास की मुद्रा में रहेंगे, रोजर फेडरर। ठीक है, उनका जन्म हुआ था 8 अगस्त 1981 को बेसिल, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और 1996 में उन्होंने खेलना शुरू कर दिया था और शानदार 20 ग्रैंड स्लैम उन्होंने जीते हैं और इससे पहले खिलाड़ी हैं। ठीक है, कौन कौन से ग्रैंड स्लैम है वो देख लीजिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन 6 हैं, US ओपन 5 है, विंबलडन 8 है और फ्रेंच ओपन 1 है। ओके, और अगर बात होगी कि ओलंपिक मेडल की, तो 2008 में बीजिंग ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था और 2012 में लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था। अच्छा, जो मैं बता रहा हूँ सबका PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। डेली का PDF फ्री होता है, लेकिन बाकी PDF आप लेना चाहते हैं तो मेंबरशिप ले सकते हैं। अभी छूट चल रही है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया जाता है? आंसर होगा 15 सितंबर को। ठीक है, 15 सितंबर को मनाया जाता है। उद्देश्य ये कि दुनिया में लोकतंत्र को बढ़ावा मिले और संयुक्त राष्ट्र ने इसे 2007 में घोषित कर दिया था। ठीक है, और इस बार का जो फोकस क्या है, तो लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा जरूरी है। इस पर प्रोटेक्टिंग प्रेस फ्रीडम फॉर डेमोक्रेसी, तो ये फोकस इसी पर रखा गया कि इसी पर ये दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC एलीट पैनल के पूर्व अंपायर असद रऊफ का निधन हो गया 14 सितंबर 2022 को, तो किस देश से थे? आंसर होगा पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के पूर्व वो अंपायर थे जो ICC की ओर से तमाम गेम्स में वो अंपायरिंग किया करते थे। तो उनका 66 ईयर की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से डेथ हो गया और अंपायरिंग में उन्होंने खास उपस्थिति दर्ज कराई थी नेशनल, इंटरनेशनल, खासतौर पे इंटरनेशनल में, और यहाँ तक कि IPL में भी वो अंपायरिंग करते रहे। हालांकि 2013 में उनका करियर समाप्त हो गया, तब जब IPL स्पॉट फिक्सिंग कांड में वो भी आरोपी पाए गए और BCCI ने 5 साल के लिए प्रतिबंध भी लगा दिया था। तो उस वजह से इनका करियर समाप्त हो गया था और फिर ये पाकिस्तान में वहाँ जूतों का कारोबार करते थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 14 सितंबर को। ठीक है, एक और हिंदी दिवस होता है विश्व हिंदी दिवस, वो 10 जनवरी को आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो या तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कहेंगे या हिंदी दिवस कहेंगे। तो ये कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर। ठीक है, और 10 जनवरी वाला भी मत भूलना, विश्व हिंदी दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना मेंबरशिप, और ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं सरकारी जॉब न्यूज़ का। ऐप के जरिए आप तमाम एग्जामिनेशन की इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं और करंट अफेयर्स के नॉलेज, ओके, और टेस्ट भी दे सकते हैं, मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ में भी हिस्सा ले सकते हैं। तो मिलते हैं अब कल मॉर्निंग को।